अध्याय 11 अतीत की घटनाएं। यह कैसी अजीब बात है, जू किंग और सिटू पिंग ने एक साथ पूछा। यानमिंग जुशी ने आगे बताया, जब हम चारों भोजन और शराब लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़े तो सुबह का समय था और सूरज अभी अभी निकला था। जब हम पहाड़ की चोटी पर मौजूद एकमात्र बड़े देवदार के पेड़ के पास पहुंचे तो हमने पाया कि उस जगह पर पहले से ही कोई बैठा हुआ था। वह सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा भिखारी था, जिसका रंग लालिमा लिए हुए था और उसमें अलौकिक गरिमा झलकती थी। वह पेड़ के नीचे पत्थर की पटिया पर टेढ़ा लेटा हुआ था। उगते सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी, जिससे वह किसी देवता जैसा लग रहा था। यानमिंग जुशी ने धीरे धीरे बोलते हुए आंखें सिकोड़ी, मानो वह अतीत को याद कर रहा हो। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह भिखारी जैसा दिख रहा था। हमने सोचा कि वह भिखारियों के कबीले का कोई बुजुर्ग होगा, लेकिन उसके पास कपड़े का थैला नहीं था। जब बूढ़े भिखारी ने हमें आते देखा तो उसने पूछा, क्या तुम मार्शल आर्ट जानते हो? हम सबने सिर हिलाकर हाँ कहा। फिर उसने दोबारा पूछा, क्या तुम्हारे पास शराब और मांस है? हमने फिर सिर हिलाकर हाँ कहा। उसने कहा, शराब और मांस ले आओ। उस समय मेरे हाथ में शराब और मांस था और मैंने अनजाने में उसकी बात मानकर उसे दे दिया। शराब और मांस देखकर बूढ़े भिखारी की आंखें चमक उठीं, मानो उन पर सूरज की रोशनी पड़ रही हो। उस बूढ़े भिखारी ने बिना किसी औपचारिकता के हमारी शराब और मांस ले लिया और उसे जल्दी जल्दी खाने लगा। हैरानी की बात यह थी कि हम चारों बस उसे खाते पीते देखते रहे जब तक कि उसने सारा खाना और शराब खत्म नहीं कर दी। फिर उसने अपना मुंह पोंछा और कहा, अच्छी शराब और अच्छा मांस, मैंने एक सार्थक जीवन जिया है। फिर उसने मुझसे कहा, तुम बुरे नहीं हो, और बाकी तीनों से भी कहा, तुम भी बुरे नहीं हो। फिर उस बूढ़े भिखारी ने अपनी जेब से चमड़े का एक टुकड़ा निकाला, उसे अपने हाथों से 4 टुकड़ों में फाड़ दिया और लापरवाही से हमें से हर एक को एक एक टुकड़ा फेंक दिया। मैंने अपना टुकड़ा पकड़ा और उसे खोलने ही वाला था कि बूढ़े भिखारी ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुस्तिका निकाली और उसे मेरी तरफ फेंक दिया। ऐसा करने के बाद वह पत्थर पर लेट गया, अपनी आंखें बंद कर ली और हमें अनसुना कर दिया। हम सब पूरी तरह से हैरान थे। हमने अपने हाथों में चमड़े के टुकड़े खोले और उन्हें ध्यान से देखा, वही टुकड़े जो अब आप पकड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाए। इसलिए मैंने पुस्तिका खोली और जितना पढ़ता गया उतना ही आश्चर्यचकित और उत्साहित होता गया। मेरे प्रसन्न चेहरे को देखकर आप सभी समझ गए कि हमें कुछ अच्छा मिल गया है। मेरे पढ़ने के बाद आपके गुरुओं ने भी इसे पढ़ा और तभी हमें एहसास हुआ कि हमें खजाना मिल गया है। पुस्तिका के अनुसार इस चमड़े को 300 वर्ष पूर्व कावा दा नामक तलवारबाज द्वारा छोड़े गए खजाने के नक्शे के रूप में दर्शाया गया है। खजाना हमारे ठीक सामने स्थित बेर के बाग में छिपा है। कावा दा को यह खजाना नक्शा मिला और यहीं उन्हें तलवारबाजी की विधि और औषधि मिली। इसके बाद वे 10 वर्षों से अधिक समय तक यहीं एकांत में रहकर तलवारबाजी का अभ्यास करते रहे और मार्शल आर्ट की दुनिया के महान नायक बने। मार्शल आर्ट में निपुणता प्राप्त करने के बाद कावा दा ने तलवारबाजी की विधि और औषधि अपने साथ नहीं ले गए, बल्कि उन्हें यहीं छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि भविष्य में कोई भाग्यशाली व्यक्ति उन्हें पा लेगा। पुस्तिका में चमड़े का उपयोग करने का तरीका और खजाने के स्थल में प्रवेश करने का समय भी बताया गया है। सच कहूं तो हम चारों तुरंत उत्साहित हो गए और खजाना पाने के लिए इस स्थान को खोजना चाहते थे। हालांकि समय देखने के बाद हमें पता चला कि हम केवल हर साल चंद्र कैलेंडर के पहले महीने की 15वीं तिथि को ही प्रवेश कर सकते हैं, और तब हम शांत हो गए। यानमिंग जुशी ने अंधेरा होते आकाश की ओर देखा और आगे कहा, सच कहूं तो
जब हमने अपने ऊपर इतना बड़ा खजाना गिरते देखा तो हम पहले तो दंग रह गए। जब हमें होश आया तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। हालांकि बूढ़ा भिखारी अभी भी पत्थर पर पड़ा था और हम संदेह से भरे हुए थे, उसके जागने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जल्द ही हमें पता चला कि बूढ़ा भिखारी सोया नहीं था, वह सांस ही नहीं ले रहा था। हम चारों जांच करने गए और वह सचमुच मर चुका था। इसलिए हमने उसका विधिवत अंतिम संस्कार करने के बाद खजाने को निकालने के बारे में चर्चा की। हालांकि लालटेन उत्सव से पहले अभी भी समय था, इसलिए हम खजाने की प्रामाणिकता की पुष्टि करने और उसे निकालने की योजना बनाने के लिए अपने अपने संप्रदायों में वापस चले गए और अपनी अगली बैठक के लिए समय और स्थान तय कर लिया। जब हम दोबारा मिले तो हम दोनों ने अपनी अपनी एकत्रित जानकारी साझा की। पता चला कि 300 साल पहले मार्शल आर्ट की दुनिया में एक हाथ वाला तलवारबाज प्रकट हुआ था। उसका नाम बहुत साधारण था, कावादा। वह मार्शल आर्ट में अत्यंत कुशल और एक नेक इंसान था। उस समय मार्शल आर्ट की दुनिया में अक्सर बुराई को मिटाने और न्याय को कायम रखने के उसके कारनामों की चर्चा होती थी। हालांकि उसके मूल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। सभी ने उसके संप्रदाय और पृष्ठभूमि के बारे में जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कावादा ने कभी किसी से तलवारबाजी नहीं की क्योंकि उसके अनुसार उसकी तलवार के सभी वार जानलेवा थे और हर वार से खून निकलता था। वे दोस्ताना तलवारबाजी के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसके अलावा उसे प्रसिद्धि का शौक नहीं था। हालांकि उसकी मार्शल आर्ट बहुत उच्च कोटि की थी, फिर भी मार्शल आर्ट की दुनिया के शीर्ष मार्शल आर्ट मास्टर्स के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। हालांकि उस समय के नंबर 1 मार्शल आर्ट मास्टर किंगमाओ दाओइस्ट के अनुसार कावादा की तलवारबाजी देखने के बाद उन्हें लगा कि वे कावादा की धार्मिक उदासीनता की तलवारबाजी की भावना का मुकाबला नहीं कर सकते और पल भर में जान ले लेता था। यह सुनकर पूरी मार्शल आर्ट की दुनिया में हलचल मच गई और अब तो और भी कम लोग कावादा को उकसाने की हिम्मत करते थे। हालांकि जो लोग प्रसिद्धि पाना चाहते थे वे कावादा को परेशान करते और उनसे मुकाबला करने की मांग करते, लेकिन कावादा हमेशा उनसे बचते रहे। एक बार कावादा ने संयोगवश दूसरे सबसे बेहतरीन राक्षसी साधक को एक गांव में नरसंहार करते देखा। वे धार्मिक क्रोध से भर गए और उन्होंने तलवार से उस आदमी को मार डाला। उसके बाद से उनके कान शांत हो गए और कोई भी उनकी जान लेने नहीं आया। जिस युनझो में कावादा रहते थे वह 300 साल पहले पिंगयांग शहर का नाम था। मार्शल आर्ट की दुनिया में कोई भी खलनायक वहां लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करता था। दरअसल हमें सबसे ज्यादा ईर्ष्या उसकी मार्शल आर्ट की कला से नहीं, बल्कि उसकी तलवारबाजी की किताब से है। केवल वान जियानफेंग के लोग ही उसे पाने की सच्ची लालसा रखते हैं। यानमिंग जुशी ने मां शियांगयांग से मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता चला है कि यह कावादा वास्तव में 120 वर्ष तक जीवित रहा। कहानी सुन रहे 6 युवकों ने आश्चर्य से कहा। मार्शल आर्ट की दुनिया के लोग आम लोगों जैसे नहीं होते। उनका पूरा जीवन खतरे की तलवार की धार पर ही बीतता है और ऐसे में आंतरिक और बाहरी चोटें लगना तय है। जवानी में शायद उन्हें गंभीर चोटें न लगे, लेकिन बुढ़ापे में वे जरूर सामने आ जाती हैं। अगर उन्होंने गहन आंतरिक कौशल में महारत हासिल न कर ली हो तो बहुत कम लोग 80 साल की उम्र पार कर पाते हैं। इसलिए यह सचमुच एक चमत्कार है कि कावादा 120 साल तक जीवित रह सके। इस क्षण कई युवकों की आंखें चमक उठीं। वे सभी सोच रहे थे कि क्या उन्हें इस घने जंगल में दीर्घायु का अमृत मिल सकता है। वास्तव में उनमें से अधिकांश गुप्त विद्याओं के प्रति एक ही दृष्टिकोण रखते थे।
उन्होंने अभी तक अपने संप्रदाय की मार्शल आर्ट का अभ्यास भी पूरा नहीं किया था, तो दूसरे संप्रदाय से कुछ सीखने का समय कैसे मिल सकता था। इसके अलावा सर्वोच्च मार्शल आर्ट में भी निपुणता प्राप्त करने के लिए समय और परिश्रम की आवश्यकता होती है। वहां उपस्थित सभी लोग अब युवा नहीं थे और उनकी नसें पहले से ही स्थिर थी। किसी और चीज का अभ्यास करना निश्चित रूप से समय और प्रयास की बर्बादी होगी। भला कौन इतना मूर्ख होगा जो ऐसा करेगा? व्यक्तिगत रूप से लाभ प्राप्त करना बेहतर होगा। 10 वर्ष अधिक जीने का अर्थ है जीवन के 10 और वर्षों का आनंद लेना और 10 और वर्षों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास कर पाना। क्या यह किसी भी सर्वोच्च मार्शल आर्ट से कहीं बेहतर नहीं था? बेशक, यदि उन्हें कोई सर्वोच्च तलवारबाजी तकनीक मिल जाती तो वे उसे अपने संप्रदाय के विकास में योगदान देने के लिए वापस ला सकते थे। यह बात संप्रदाय के अभिलेखों में दर्ज हो जाएगी और उन्हें हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। जैसे जैसे वे इस बारे में सोचते गए, उन्हें ऐसा लगा मानो वे एक दूसरे के मुंह से लार टपका रहे हों। इन युवा शिष्यों के चेहरों के भाव देखकर यानमिंग जुशी मुस्कुराए और बोले, तो हम चारों ने खजाने की खोज और उसे प्राप्त करने के बारे में चर्चा जारी रखी। अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार हमने अलग अलग लोगों को एक जैसे भूभाग की खोज का काम सौंपा। ईश्वर धैर्यवानों को फल देता है और 2 महीने पहले हमने आखिरकार इस स्टोन मैन पीक को खोज निकाला। अंत में हमारी पूर्व चर्चा के अनुसार अन्य संप्रदायों का ध्यान आकर्षित न करने के लिए वे सभी अपने अपने संप्रदायों में ही रहे, केवल अपने उत्कृष्ट द्वितीय पीढ़ी के शिष्यों को ही भेजा। उन्होंने संप्रदाय प्रमुख के सबसे वरिष्ठ शिष्य या अन्य ऐसे लोगों को भी नहीं भेजा जो ध्यान आकर्षित कर सकते थे। मैं, जो किसी संप्रदाय का संस्थापक नहीं था, मैंने ही विभिन्न संप्रदायों के लोगों का नेतृत्व करते हुए खजाना प्राप्त किया। बेशक, आप सभी संप्रदाय के विश्वसनीय उम्मीदवार हैं, हमारे संप्रदाय प्रमुख के भरोसेमंद सलाहकार हैं। हमने इस बारे में पहले ही चर्चा कर ली थी। अगर आपको खजाने में कोई असाधारण घटना देखने को मिलती है, तो वह सब आपकी ही होगी। तुरंत ही सभी के चेहरे चमक उठे। वे आखिरकार समझ गए कि उनके गुरु ने उन्हें क्यों भेजा था, किसी और को क्यों नहीं। यानमिंग जुशी ने आगे कहा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, खजाने के वितरण की विधि। सभी के चेहरे तुरंत गंभीर हो गए और वे ध्यान से सुनने लगे। अगर खजाने को बराबर बांटा जा सकता है, तो बराबर बांट दें। अगर कोई असमानता है, तो पहले बराबर बांटे जा सकने वाले खजाने को बांट दें। बाकी के लिए आपके विचार से उसे कैसे बांटा जाना चाहिए? सभी लोग अचंभित रह गए। यह साधु यानमिंग तो वाकई बहुत बुद्धिमान थे। अभी भी वे युवा पीढ़ी की परीक्षा लेने के बारे में सोच रहे थे। वाकई अद्भुत व्यक्ति। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गुरुओं ने उन्हें अकेले ही कनिष्ठ शिष्यों के समूह का नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा था। वेन वेनहाई ने अपनी नाक छूते हुए कहा, साधु, मार्शल आर्ट की दुनिया के अपने नियम होते हैं। आइए हम अपने मार्शल आर्ट कौशल के आधार पर निर्णय लें। बाकी सब सहमत हो गए। साधु यानमिंग ने रहस्यमय ढंग से कहा, तुम्हारे सभी गुरुओं ने एक ही बात कही। पहले तो उन्होंने कहा कि यह तलवारबाजी होगी, लेकिन वान जियानफेंग को छोड़कर बाकी सब असहमत थे। फिर उन्होंने कहा कि यह मुक्केबाजी होगी, लेकिन पियाओ मियाओ संप्रदाय को छोड़कर बाकी सब असहमत थे। यही बात पैर की तकनीकों पर भी लागू होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि यह 3 दौर की लड़ाई होगी, जिसमें हर राउंड में सर्वश्रेष्ठ जीत हासिल करने वाला विजेता होगा और अंत में निर्णायक मोड़ आएगा। लेकिन हम मार्शल आर्टिस्ट परिणाम को लेकर इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? वे अपने शिष्यों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित थे, क्योंकि तुम सब उनके प्रत्यक्ष शिष्य या रिश्तेदार हो। वे अंतहीन बहस करते रहे। अंत में
मुझे एक विचार आया और एक ही वाक्य में इसका समाधान हो गया। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि वह क्या था? सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। पास ही खड़े यानमिंग जुशी ने उन्हें और उत्साहित किया। आखिरकार शर्माते हुए जू किंग हकलाते हुए बोली, वरिष्ठ, क्या यह पत्थर कागज कैंची है? उसका चेहरा इतना लाल हो गया था मानो खून निकलने वाला हो। यानमिंग जुशी ने आश्चर्य से कहा, सुश्री जू, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। कमरे में आश्चर्य की एक हल्की सी गूंज फैल गई, सिवाय वेन वेनहाई के, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। सभी लोग अपने सामने बैठे वरिष्ठ गुरु को आदर भाव से देख रहे थे। उनका चेहरा पतला था और वे किसी पुराने विद्वान की तरह दिखते थे। उन्हें अपनेपन का भाव महसूस हुआ और वे मन ही मन सोचने लगे, लोगों में इतना अंतर क्यों होता है? हमारे गुरु का चेहरा तो हमेशा गंभीर रहता है, उनका व्यवहार ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब सभी लोग चुपके से अपने गुरु की आलोचना कर रहे थे, तभी यानमिंग जुशी ने क्षितिज पर उगते सूरज की ओर देखा, अपना माथा पीटा और कहा, जल्दी करो, जंगल के किनारे चलते हैं, निर्धारित समय चूकना मत। इतना कहकर वह जंगल के किनारे की ओर दौड़ पड़ा। तभी उगता हुआ सूरज पहाड़ के दूसरी तरफ से झांका और एक परछाई बिजली की तरह जंगल में कौंध गई। जंगल के किनारे पर दो पेड़ों के बीच से गुजरी और तेजी से स्टोन मैन पीक की ओर पीछे हट गई। अध्याय 12। समाचारों की रिपोर्टिंग। शिरन चोटी से बेर के जंगल पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही झांग शियाओहुआ ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी गहरी आंखों में कुछ चमका, लेकिन पल भर में गायब हो गया। झांग शियाओहुआ हमेशा की तरह तुरंत नहीं उठी, बल्कि कांग, गर्म ईंटों का पलंग पर लेट गई और अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। पिटाई से सूजे हुए गालों में अब उतनी जलन नहीं हो रही थी जितनी कल रात थी, और उसके होठों के फटे हुए कोने तब तक मुश्किल से ही दर्द करते थे जब तक वह जानबूझकर उन्हें हिलाती नहीं थी। उसके शारीरिक घाव धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन उसके दिल के जख्मों का क्या? झांग शियाओहुआ का मन कल दोपहर की घटना की ओर लौट गया। उसके पिता का अपने बड़े भाई को हस्तक्षेप करने से रोकना सही था। उसके पिता बिल्कुल सही थे। जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हों, उनमें दखल नहीं देना चाहिए। जल्दबाजी में किए गए काम मौत का कारण बन सकते हैं। उसके बड़े भाई का हस्तक्षेप भी जायज था। हालांकि वे मिस लियू से सिर्फ एक बार मिले थे, लेकिन उन्होंने पहले भी एक दूसरे की मदद की थी। भले ही वह अजनबी थी, लेकिन उसे ऐसे नीच लोगों द्वारा घसीटकर ले जाते और प्रताड़ित करते देखना, अगर उन्होंने तब हस्तक्षेप न किया होता, तो यह घटना उनके दिलों में एक कांटा बनकर रह जाती, जिसे वे जीवन भर कभी नहीं मिटा पाते। उन तमाशबीनों की भीड़ के बारे में सोचिए, जिनके चेहरे सुन्ना, चमकते और दया से भरे हुए हैं। क्या वे आगे बढ़कर इसे रोकना नहीं चाहते? फिर उन दो छोटे, मोटे आदमियों और क्रूर, कुत्ते जैसे नौकरों के झुंड के बारे में सोचिए, जो इतने सारे लोगों के सामने घमंड और दबंगता से जघन्य कृत्य कर रहे थे। फिर उस भयावह दृश्य की कल्पना कीजिए जब उनके पिता और दो भाइयों को पैरों तले रौंदा और पीटा जा रहा था। शायद उन दुष्ट नौकरों का इरादा उन्हें जान से मारने का नहीं था, बल्कि वे केवल इसमें आनंद ले रहे थे, उनके शरीर को मनोरंजन के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, उनके खून से अपनी उत्तेजना बढ़ा रहे थे। लेकिन क्या होता अगर वे दुष्ट नौकर उन्हें जान से मारना चाहते? क्या वे बच सकते थे? जरा सोचिए, वेन वेनहाई और उसकी छोटी बहन आकाश से उतरे और दुष्ट सेवकों के समूह को आसानी से हरा दिया। उन दोनों ने झाओ वानशेंग को अपना नाम तक नहीं बताया।
बस कुछ मार्शल आर्ट के दांव पेच और एक इशारे से उन्होंने उन दोनों अभिमानी गुंडों को आत्मसमर्पण करने और आज्ञाकारी होकर माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। उसके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा, मार्शल आर्ट। मुझे शक्ति चाहिए, मुझे मार्शल आर्ट चाहिए। इस बार उनकी मदद के लिए वेन वेनहाई और उनकी बहन आए, जिन्होंने न्याय की भावना से प्रेरित होकर उनकी सहायता की। अगर वे हस्तक्षेप न करते तो उनके प्रियजनों की कम से कम पिटाई हो जाती, या इससे भी बुरा, उनकी जान खतरे में पड़ जाती। किसी और पर भरोसा करना भरोसेमंद नहीं है। आपको खुद पर भरोसा करना होगा। जब आप में शक्ति होगी, तभी आप अपनी और अपने प्रियजनों की रक्षा कर पाएंगे, और तभी आप दूसरों की मदद करने में सक्षम होंगे। झांग शियाहुआ का दिल तुरंत खुल गया। कल से उसके मन पर छाया हुआ अवसाद अचानक दूर हो गया। बंजर भूमि में खेती करने की तरह एक बार लक्ष्य मिल जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है। उसमें दृढ़ता या कठिनाइयों को सहने की क्षमता की कमी नहीं थी, बल्कि दिशा की कमी थी। दिशा मिलने पर ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकती थी। अपने भविष्य के लक्ष्यों को तय कर लेने के बाद झांग शियाहुआ अब बिस्तर पर नहीं रहना चाहता था। वह फुर्ती से कांग, गर्म ईंटों का बना पलंग से उठा और अपनी दादी के छोटे से घर से निकलकर धूप में चला गया। उत्साह से भरी झांग शियाहुआ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना इतना आसान नहीं होता। विरासत, प्रतिभा, लगन, अवसर, इनमें से किसी की भी कमी नहीं हो सकती। लेकिन किस नौजवान के अपने सपने नहीं होते? किस नौजवान में जवानी का जोश और महत्वाकांक्षा नहीं होती? चाहे सफलता मिले या न मिले, जवानी का आवेग हमेशा एक जैसा ही रहता है। बस फर्क इतना है कि सबका रास्ता अलग होता है, उस पर चलकर ही सही गलत का पता चलता है। हमारी झांग शियाहुआ भी बिल्कुल वैसी ही है। झांग शियाहुआ छोटे से घर से बाहर निकली और उसने देखा कि उसकी दादी दरवाजे पर बैठी हैं। वह उनके पास गई और बोली, दादी, अभी सुबह का समय है और बाहर ठंडी हवा चल रही है। पहले अंदर आ जाइए, और जब दोपहर होने वाली होगी तब आप धूप सेंकने के लिए बाहर आ सकती हैं। दादी ने अपने पोते की आवाज सुनी और प्यार से कहा, नन्हे फूल, दादी को थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए। दादी एक एक दिन करके जीती हैं और हर दिन इस छोटे से घर में नहीं रहना चाहती। लेकिन तुम, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? तुम्हें थोड़ी देर और बिस्तर पर सो जाना चाहिए। झांग शियाहुआ ने खुशी से कहा, दादी, मैं अब ठीक हूँ। आप मेरा चेहरा छू सकती हैं, अब उसमें सूजन नहीं है। झांग शियाहुआ ने अपनी दादी के खुरदुरे हाथों को अपने चेहरे पर रखा। दादी ने धीरे से उन्हें छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, अच्छा है। इतना कहकर उन्होंने अपनी नम आंखों को अपनी आस्तीन से पोंछा, जिससे पता चलता था कि उन्हें अपने सबसे छोटे पोते के लिए अब भी दुख था। आंगन में गो सुफेई घर के बाहर बने अस्थायी शेड के नीचे चूल्हे पर खाना बना रही थी। लियू कियान और लियू युयुए उसकी मदद कर रही थी। दोनों काफी खुश दिख रही थी। हालांकि लियू कियान थोड़ी शर्मीली लग रही थी। झांग शियाहुआ ने अपनी आंखें मलकर गौर से देखा, वाकई लियू कियान का चेहरा लाल हो गया था। अजीब बात है, आखिर क्या हो रहा है? झांग शियाहुआ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लियू कियान और लियू युयुए भोर से पहले ही जाग गई थी। अपने घर में रहने की आदत न होने के कारण वे दोबारा सो नहीं पाईं। गो सुफेई की नींद में खलल न पड़े, इसलिए वे एक दूसरे से लिपटकर पिछले दिन की घटनाओं के बारे में फुसफुसाते हुए बातें करने लगीं और खतरे से बच निकलने पर राहत की सांस लेने लगी। लियू कियान झांग शियाओलोंग की विशेष रूप से आभारी थी।
अगर वह उन्हें रोकने के लिए दौड़कर न आता तो वे दोनों गुंडे उन्हें गली में घसीट ले जाते, जो बेहद भयानक होता। इसके अलावा झांग शियाओलोंग निहत्था था, फिर भी उसने अपने शरीर से उन दोनों असहाय महिलाओं की रक्षा की। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसके दृढ़ निश्चय ने लियू कियान के दिल में गहरी छाप छोड़ी। कुछ देर बाद गो सुफेई भी जाग उठी। उन्होंने दोनों लड़कियों की बातें सुनी, लेकिन उन्हें परेशान नहीं किया। सुबह होने का इंतजार करते हुए उन्होंने कुछ बार खांसा और उठ बैठीं। दोनों लड़कियां भी जल्दी से उठ गईं। पिछली रात गो सुफेई अपने परिवार की चोटों को लेकर चिंतित थी और रोशनी कम होने के कारण उन्हें दोनों लड़कियों को ठीक से देखने का मौका नहीं मिला था। अब उजाला हो गया था और उनके परिवार की हालत स्थिर हो गई थी, इसलिए उन्हें आखिरकार उन्हें ठीक से देखने का मौका मिला। दोनों लड़कियां बेहद खूबसूरत और आकर्षक थीं। हालांकि उनकी लंबाई अलग अलग थी, लेकिन दोनों में अपना अपना आकर्षण था। अगर उनमें खूबसूरती न होती तो सड़क पर उन्हें परेशान क्यों किया जाता? तभी झांग शियाओलोंग की मां ने दोनों लड़कियों के बारे में सवाल पूछना शुरू किया। उन्हें पता चला कि लियू कियान के परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं, उनके पिता और भाई। उनकी मां का कुछ साल पहले बीमारी से निधन हो गया था। लियू कियान के पिता एक शिक्षक थे और उनके भाई भी एक कमजोर विद्वान थे। परिवार के पास ज्यादा जमीन नहीं थी और वे सिर्फ पढ़ाकर ही गुजारा करते थे। गांव में उनका बहुत सम्मान था। लियू युयुए लियू कियान की चचेरी बहन है। उसके पिता कसाई हैं और वे तथा लियू कियान के पिता भाई हैं। वे एक ही गांव में रहते हैं। लियू युयुए के माता पिता दोनों जीवित हैं और वह उनकी इकलौती बेटी है। कल लियू कियान के घर मेहमान आए थे। उसके पिता और भाई ने मेहमानों का स्वागत किया, जबकि लियू युयुए के पिता अपने काम में व्यस्त थे। दोनों बहनों के साथ बाजार जाने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण कल यह घटना हुई। तीनों महिलाओं ने आपस में खुलकर बातें की और गो सुफेई ने तो दोनों लड़कियों से उनकी सगाई के बारे में भी पूछ लिया। दोनों ने जवाब दिया कि नहीं। लियू युयुए को तो कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन लियू कियान शर्म से लाल हो गई। लियू कियान के शर्मीले चेहरे को देखकर गो सुफेई मन ही मन खुश हो गई। भोर होते ही गो सुफेई नाश्ता बनाने के लिए उठ खड़ी हुई और दोनों युवतियां भी मदद करने के लिए आ गईं। थोड़ी देर बाद भी लियू कियान के चेहरे की लाली पूरी तरह से नहीं हटी थी और झांग शियाओहुआ को आखिरकार कुछ गड़बड़ महसूस हुई। झांग शियाओहुआ चूल्हे के पास गई और बोली, सुप्रभात बहनों। यह एक साधारण अभिवादन था, लेकिन लियू कियान ने बहन जैसे संवेदनशील शब्द को सुनकर मानो उसके छोटे भाई को अपने मन की बात पता चल गई हो। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने खुशी से जवाब दिया, सुप्रभात छोटे भाई। जब झांग शियाओहुआ ने अपने पिता और भाई के बारे में पूछा तो गो सुफेई ने कहा कि वह उनसे मिलने जा चुकी है और उनकी हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। उनकी बाहरी चोटें कम हो गई हैं, लेकिन वे अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और शायद जल्द ही उठ जाएंगे। तभी झांग काई लकड़ी की छड़ी के सहारे घर से बाहर आए। वे लंगड़ा रहे थे, मानो उनके दाहिने पैर में दर्द हो रहा हो। गो सुफेई और झांग शियाओहुआ उनका स्वागत करने गए। झांग शियाओहुआ अपने पिता के लिए एक कुर्सी लाई और उसे आंगन में रख दिया ताकि झांग काई उस पर बैठ सकें। वे अंगड़ाई लेने लगे। उनकी पीठ में इतना दर्द था कि वे दर्द से करा उठे। लियू कियान और लियू युयुए उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन झांग कैलियन ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने कहा, दोनों युवतियां कल रात नहीं लौटीं और उनके परिवार वाले जरूर चिंतित होंगे। हम सभी पुरुष घायल हैं और शियाओहुआ अकेले आपको वापस नहीं ला सकती।
मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि शियाहुआ ग्रामीणों के साथ आपके परिवारों को संदेश भेज दे ताकि वे आकर आपको ले जा सकें। आपका क्या विचार है? लियू कियान और लियू युयुए ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद झांग काई और झांग शियाहुआ एक वयस्क पुरुष की तलाश में गांव गए और वे दोनों लियू कियान और लियू युयुए के परिवार को संदेश देने के लिए बालिगो गए। बालिगो गोझुआंग के दक्षिण पश्चिम में काफी दूर स्थित है। जब झांग शियाहुआ और उनके साथी बालिगो पहुंचे तब तक दोपहर हो चुकी थी। बालिगो दो विशाल पहाड़ों के बीच बसा एक गांव है। बाहर से देखने पर यह काफी बड़ा लगता है, गोझुआंग से लगभग 4-5 गुना बड़ा। गांव में चहल पहल रहती है। जैसे ही झांग शियाहुआ गांव के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, किसी ने उन्हें देख लिया और पूछा कि वे किसे ढूंढ रहे हैं। झांग शियाहुआ ने बताया कि वे शिक्षक श्री लियू को ढूंढ रहे हैं। वह व्यक्ति थोड़ा आशंकित लग रहा था, लेकिन झांग शियाहुआ के साधारण पहनावे और उनके पीछे चल रहे ईमानदार दिखने वाले किसान को देखकर उसने फिर भी पूछा, आप कहाँ से आए हैं? श्री लियू से मिलने क्यों आए हैं? झांग शियाहुआ ने कहा, हम गोझुआंग से हैं और हम यहाँ श्री लियू को बहन लियू कियान और बहन लियू युयुए की खबर देने आए हैं। यह सुनकर वह आदमी अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, ओह, मैं समझ गया। ठीक है, जल्दी से मेरे साथ आओ। इतना कहकर वह झांग शियाहुआ और अन्य लोगों को दौड़ाते हुए एक साफ सुथरे छोटे से आंगन के सामने ले गया। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने उसे जोर से चिल्लाते हुए सुना, श्रीमान लियू, कसाई लियू, आपकी बेटी की खबर आ गई है। आंगन से एक तेज आवाज आई, अरे, लुटेरों ने चिट्ठी भेजी है। देखते हैं किस कमीने ने ये किया है। झांग शियाहुआ से 2 सिर लंबा एक हट्टा कट्टा आदमी आंगन से बाहर कूदा और झांग शियाहुआ की गर्दन पकड़कर बोला, तुम लुटेरे कहाँ से आए हो? बोलो, बोलो। झांग शियाहुआ को इतनी जोर से दबाया जा रहा था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था, भला वह कैसे बोल पाता? झांग शियाहुआ के साथ आया आदमी और गाइड बीच बचाव करने ही वाले थे कि तभी आंगन से कोई और बाहर आया और बोला, भाई, क्या आप थोड़ा कम लापरवाह नहीं हो सकते? इस छोटे लड़के को देखो, इसका हाव भाव, इसके कपड़े, क्या यह लुटेरा लगता है? अगर है भी, तो कम से कम इसे बोलने तो दो। उस हट्टे कट्टे आदमी ने मुस्कुराते हुए अपनी पकड़ ढीली की और कहा, भाई, मैं तो बस अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने चिंतित हो? झांग शियाहुआ ने कुछ गहरी सांसें ली, जिसके बाद धीरे धीरे उसका चेहरा सामान्य हो गया। दोनों को देखकर उसे पता चला कि उसके पीछे खड़ा शांत व्यक्ति लियू कियान के पिता श्री लियू थे और जिसने उसे पहले पकड़ा था वह शायद लियू युयुए के पिता कसाई लियू थे। अध्याय 13 जंगल में प्रवेश। झांग शियाहुआ और अन्य लोगों को लाने वाला व्यक्ति फिर बोला और उस हट्टे कट्टे आदमी से मजाक में कहा, इस बार कसाई लियू ने फिर भले लोगों को चोट पहुंचाई है। यह युवक गो गांव से आपकी बेटी की खबर लेकर आया है। अब आप शायद इतने डर गए होंगे कि उसे भूल ही गए होंगे। कसाई लियू ने ग्रामीणों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने झांग शियाहुआ के कंधे पर थपथपाया, जिससे झांग शियाहुआ मुस्कुरा उठी। उसने कहा, यह युवक वाकई उदार है। भला इसे इस छोटी सी मजाक से क्या आपत्ति हो सकती है? सुअर काटने की आदत से ग्रस्त उसके विशाल हाथ को देखकर झांग शियाहुआ ने सोचा, मैं तुमसे बहस करना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत दिखाओ। कृपया ज्यादा नजदीकी न बढ़ाएं, मैं अभी ठीक हो रही हूँ। उसने जोर से कहा, बिल्कुल नहीं। ये जरूर बहन लियू युयुए के पिता होंगे। उनका कद काठी बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने बताया था।
फिर मन ही मन उसने कहा, भालू जैसा कद काठी। यह सुनकर कसाई लियू मन ही मन खुश हो गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, तुम अब भी यूयुए से इस बारे में बात कर रहे हो? वाह! वैसे यूयुए और कियान कियान तुम्हारे गो गांव में कैसे पहुंची? क्या वे ठीक हैं? अच्छा हुआ कि उसने अपनी बेटी से अब पूछना सोचा। श्री लियू ने बगल से कहा, चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं। उस युवक के शांत स्वभाव को देखकर लगता है कि दोनों लड़कियां ठीक हैं। इतना कहकर उसने झांग शियाओ हुआ, उसके साथियों और अन्य ग्रामीणों को घर के अंदर ले गया। सबसे आगे चल रहे ग्रामीण ने कहा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं अभी वापस जा रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए लियू काई को बुला लाऊंगा। श्री लियू ने धन्यवाद में सिर हिलाया और ग्रामीणों को जाते हुए देखने के बाद झांग शियाहुआ को बातचीत के लिए घर में आमंत्रित किया। झांग शियाहुआ आंगन में दाखिल हुआ और देखा कि यह लगभग उसके अपने आंगन जितना ही बड़ा था, सादगी से सजा हुआ था और उसके अपने आंगन की तरह इसमें खेती के औजार भी नहीं थे। चूल्हा भी बाहर नहीं रखा हुआ था। सामने की तरफ लगभग 2 कमरे थे और हैरानी की बात यह थी कि दोनों तरफ 2-2 और कमरे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि बहन लियू के परिवार में, जिसमें केवल 3 लोग हैं, इतने सारे कमरे क्यों हैं? मुख्य कमरे में प्रवेश करते ही उसे अंतर नजर आया। लियू परिवार के घर के मुख्य कमरे में प्रवेश करते ही उसने एक बुजुर्ग विद्वान का चित्र देखा। चित्र के सामने कई थालियां फलों और नाश्ते से भरी हुई थी, मानो प्रसाद चढ़ाने के लिए रखी हों। बाईं दीवार पर हिमपात का एक चित्र टंगा था, जिसमें कई लोग एक मंडप में बर्फ का आनंद ले रहे थे। दाईं दीवार पर सुलेख के कई नमूने टंगे थे। प्रवाह में सुंदर लिखावट को देखकर लगता था कि वे बहुत ही अच्छे से लिखे गए होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से झांग शियाहुआ उन्हें पढ़ नहीं सका। उनके सामने एक चौकोर मेज थी, जिस पर एक चायदानी, कई कप और खाने की एक थाली रखी थी। मेज के दोनों ओर 2-2 कुर्सियां थीं और दीवार के दोनों ओर एक और छोटी चौकोर मेज थी जिस पर कई कुर्सियां रखी थी। प्रत्येक मेज पर फूलों और पौधों के गमले रखे थे। कमरे के चारों कोनों में देखने पर गमलों में कई पौधे दिखाई दिए। अपने घर से बिल्कुल अलग इस छोटे से घर को देखकर झांग शियाहुआ ने आह भरी। क्या यही विद्वानों और किसानों का फ्रिक है? उसका अपना घर, जो उसकी माँ की देखरेख में था, काफी साफ सुथरा था। दीवारों पर चित्रकारी थी, सिर्फ 9 वर्ष के देवी देवताओं के चित्र। उसकी माँ को गमलों में लगे पौधे बाहर रखने की भी जानकारी नहीं थी। झांग शियाहुआ के मन में एक विचार आया, अगर बहन लियू हमारे घर की जिम्मेदारी संभालतीं, तो घर कैसा होता? झांग शियाहुआ वहीं खड़ा सोच में डूबा हुआ था। ऐसा नहीं था कि वह दिवास्वप्न देख रहा था, बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ बैठे। उसके घर में कुछ ही कुर्सियां थीं और वह आमतौर पर खड़ा ही रहता था। शिक्षक श्री लियू के पास इतनी सारी कुर्सियां थीं, इसका कोई कारण तो होगा ही। उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी और वह यूं ही कहीं भी बैठना नहीं चाहता था। उन्हें देखते ही श्री लियू ने झांग शियाहुआ और उसकी सहेली को तुरंत बैठने के लिए कहा। फिर कसाई लियू ने उनके लिए चाय डाली और लाकर दी। झांग शियाहुआ ने चाय ली और गटक गई, फिर होठों को चाटते हुए कहा कि पानी कितना स्वादिष्ट था। जब उसने चाय खत्म कर ली, तो कसाई लियू ने तुरंत उसके लिए एक और कप चाय डाली। झांग शियाहुआ और उसकी सहेली सुबह से चल रही थी और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। पानी इतना ताजगी भरा था। उन्होंने 4 कप चाय पी ली और फिर रुक गईं। उस समय श्री लियू की तरह कसाई लियू की आंखों में भी कृतज्ञता झलक रही थी। हालांकि कसाई लियू एक सख्त मिजाज कसाई था, लेकिन वह जानता था कि ये लोग इतनी दूर से आए थे और इतने प्यासे थे,
और ये सब सिर्फ उसकी बेटी को यह बताने के लिए था कि वे सुरक्षित हैं। झांग शियाहुआ ने पानी खत्म किया और कुछ बोलने ही वाली थी कि उसे बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। थोड़ी देर बाद एक विद्वान, जो लगभग उसके बड़े भाई के बराबर उम्र और कद का था, अंदर भागा भागा आया। संभवतः वह लियू कियान का भाई लियू काई था। अंदर आते ही लियू काई ने सबसे पहले श्रीमान लियू और कसाई लियू को प्रणाम किया। फिर श्रीमान लियू ने झांग शियाहुआ और दूसरी महिला का परिचय लियू काई से कराया, जिस पर लियू काई ने झुककर अभिवादन किया। झांग शियाहुआ और दूसरी महिला इन औपचारिकताओं को पूरी तरह न समझते हुए बस उनका अनुसरण किया। तभी लियू काई ने श्रीमान लियू से पूछा, मेरी बहन कैसी है? अपने भाई से काफी दुबले पतले उस विद्वान को देखकर झांग शियाहुआ ने सोचा, विद्वानों में वाकई बहुत शिष्टाचार होता है। यह भाई लियू तो बड़े धैर्यवान हैं, इतनी औपचारिकता के बाद ही पूछ रहे हैं। अगर कसाई लियू होते तो वे सीधे ही पूछना शुरू कर देते। शायद वे शिकायत कर रहे होंगे कि भाई लियू गलत समय पर आए हैं। वह अनजाने में बुचर लियू की ओर देखने लगी, जो झांग शियाहुआ के बोलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। श्री लियू के कुछ बोलने से पहले ही कसाई लियू ने बीच में टोकते हुए कहा, पहले पानी पी लो। इस युवक ने अभी कुछ कहा भी नहीं है और तुम पहले ही वापस आ गए हो। लियू काई झांग शियाहुआ के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसे पानी पीने की जल्दी नहीं थी, बल्कि वह झांग शियाहुआ को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था और उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद झांग शियाहुआ ने अपना परिचय दिया और पिछले दिन की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया। हालांकि वह सतर्क रहे और उन्होंने उन दोनों बदमाशों को चुकाई जाने वाली रकम का जिक्र नहीं किया। झांग शियाहुआ की बोलने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं थी और वह रुक रुक कर बोलती थी। फिर भी कमरे में मौजूद चारों लोग भयभीत हो गए। श्रीमान लियू, कसाई लियू और लियू काई का चेहरा पीला पड़ गया। कसाई लियू तो कई बार अपनी कुर्सी से उछल पड़े, लेकिन श्रीमान लियू ने हर बार उन्हें विनम्रता से रोक दिया। झांग शियाहुआ के बोलने के बाद कसाई लियू ने जल्दी से उसके लिए पानी के 2 गिलास भरे और बाकी सबने भी एक एक गिलास पी लिया। ऐसा लग रहा था कि न केवल वक्ता प्यासे थे, बल्कि श्रोता भी घबराहट से प्यासे थे। पानी खत्म करने के बाद श्री लियू झांग शियाहुआ के पास गए, झुककर प्रणाम किया और कहा, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए मैं आपका और आपके बेटे का आभारी हूँ। लियू काई और कसाई लियू ने भी तुरंत झुककर प्रणाम किया। झांग शियाहुआ चौंक गई और अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। सब ठीक होने के बावजूद वे दोबारा प्रणाम क्यों कर रहे थे? उन्होंने भी जल्दी से अटपटे ढंग से प्रणाम किया। झांग शियाहुआ ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, बहन लियू और बाकी लोग अब हमारे साथ रह रहे हैं, वे ठीक हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल सभी जानते थे कि उनके प्रियजन सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें अपनी आंखों से खतरे से बचते हुए न देख पाने के कारण वे बेचैन थे। सबके दोबारा बैठ जाने के बाद श्री लियू ने कहा, शियाहुआ और बाकी सबको गोजुआंग से यहाँ आने में पूरी सुबह लग गई। लगता है आज हम बच्चों को वापस नहीं ला पाएंगे। कैसा रहेगा बड़े भाई, आप पहले वापस जाइए और अपनी पत्नी से दोपहर का खाना तैयार करने को कहिए। शियाहुआ और बाकी सबको पहले खाना खा लेने दीजिए। उनके खाने के बाद लियू काई शियाहुआ और बाकी सबको लेकर गोजुआंग चले जाइए और हम कल साथ में बच्चों को वापस ले आएंगे। आपका क्या विचार है? कसाई लियू ने कहा, नहीं, मैं पहले जाता हूँ। मुझे चिंता हो रही है। हमें शायद रात में गुओ गांव तक पैदल जाना होगा, इसलिए अगर मैं आपके साथ जाऊं तो यह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। श्री लियू ने इस बारे में सोचा और सहमति दे दी। दोपहर का भोजन कसाई लियू के घर पर था।
लियू कियान वहां नहीं थी और श्री लियू के घर में कोई भी खाना बनाना नहीं जानता था। लियू युयुए की माँ, यह जानकर कि उनकी बेटी ठीक है, अपने परिवार के उपकारक को दावत देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक असाधारण रूप से भव्य भोजन तैयार किया। झांग शियाओ हुआ, जो पहले से ही भूखी थी और जिसने लंबे समय से भुना हुआ सुअर का मांस नहीं खाया था, पेट भरकर खाया। भोजन के बाद झांग शियाओ हुआ और लियू तुफु गोझुआंग वापस जाने के लिए रवाना हो गए। लेकिन फिलहाल कुछ 100 मील दूर स्थित वुझाओफेंग का नजारा बिल्कुल अलग था। उस सुबह जब दो बेर के पेड़ों के बीच से परछाई गुजरी तो यानमिंग जुशी उनके बीच से निकल गया। सौभाग्य से मार्शल आर्टिस्ट होने के कारण उसकी दृष्टि असाधारण रूप से तेज थी, अन्यथा वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। बाकी लोग अभी भी अचंभित केवल यानमिंग जुशी की जाती हुई आकृति को देखते रह गए। यानमिंग जुशी अविचलित होकर बोला, क्या तुम इधर नहीं आ रहे हो? जब सभी लोग उन दो पेड़ों के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें ध्यान से देखा और पाया कि वे अन्य बेर के पेड़ों से अलग नहीं थे। यानमिंग जुशी मुस्कुराए और बोले, अब और देखने की जरूरत नहीं है, ये निश्चित रूप से दूसरों से अलग नहीं है, अन्यथा इतनी जटिल प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब हम जंगल में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी छाल निकालो। समूह ने निर्देशानुसार किया और यानमिंग जुशी ने कहा, कुछ ताजा खून लो और उसे छाल के ऊपरी पिछले हिस्से पर लगा दो। फिर उन्होंने एक खंजर निकाला, अपनी उंगली में चुभोया और खून को छाल पर लगा दिया। माँ शियांगयांग, वेन वेनहाई और टैन वेन ने भी ऐसा ही किया और छाल पर एक पंक्ति लिखी हुई दिखाई दी, सीधे आगे 10 पेड़, पीछे 6 पेड़, बाईं ओर 6 पेड़, दाईं ओर 8 पेड़। फिर यानमिंग जुशी ने पैटर्न के अनुसार अक्षरों को जोड़कर जंगल में प्रवेश करने का मंत्र बनाया, सीधे आगे 10 पेड़, दाईं ओर 8 पेड़, पीछे 6 पेड़, बाईं ओर 6 पेड़। यानमिंग जुशी ने कहा, ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ, हम जंगल में प्रवेश करने वाले हैं। मैं आगे चलूंगा, मेरे पीछे युवा नायक माँ और युवा नायक वेन होंगे, बीच में नायिका जू और मुखिया सितु होंगे और सबसे पीछे तान भाई होंगे। सब लोग सतर्क रहें और मेरे पीछे पीछे चलें, पीछे मत रह जाना। हमारे सामने बेर के बाग की रात की खामोशी काफी हद तक मिट चुकी थी, लेकिन तेज धूप भी इस घने जंगल में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। जंगल में घना कोहरा छाया हुआ था, जिसका अंत दिखना मुश्किल था, और ठंडी हवा पेड़ों की चोटियों से होकर गुजर रही थी, जिससे सरसराहट की आवाज आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कोहरे को जरा भी दूर नहीं कर पा रही है। यानमिंग जुशी ने अपनी कटार निकाली, 2 बेर के पेड़ों पर निशान बनाया और फिर सावधानीपूर्वक उन 2 साधारण पेड़ों के बीच से निकल गया। बाकी लोग पहले से तय क्रम का पालन करते हुए अंदर चले गए। जंगल में घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे 10 फीट से ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था और उमस भी बहुत ज्यादा थी। देखते ही देखते सबके कपड़े और जूते भीग गए। किसी भी अप्रत्याशित खतरे से निपटने के लिए सबने हथियार रखे हुए थे और अब उन्हें ठंड भी लग रही थी। बेर के बाग में कई सालों से कोई नहीं गया था, जमीन गिरे हुए पत्तों और सड़े हुए बेरों की मोटी परत से ढकी हुई थी, जिससे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। बेर के पेड़ों की डालियां और पत्ते बहुत घनी तरह से उगे हुए थे, आपस में उलझे हुए थे और कभी-कभी तो रास्ता भी रोक देते थे, लेकिन किसी ने भी जल्दबाजी में डालियां काटने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे कोई अनहोनी हो सकती है। जैसे ही सब लोग चुपचाप और आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ रहे थे, अचानक उन्होंने सिटू पिंग को आश्चर्य से चिल्लाते हुए सुना, वहां देखो। अध्याय 14, गुप्त भूमि। जैसे ही सबने सिटू पिंग की भयभीत निगाहों का अनुसरण किया, ठीक उसी क्षण
लगभग 4-5 झांग की दूरी पर उनके दाहिनी ओर एक सफेद कंकाल बेर के पेड़ से टिका हुआ था, जिसकी काली खोपड़ी जैसी आंखें उनकी ओर घूर रही थी। सभी के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने अपने हथियारों पर अपनी पकड़ और भी कस ली। मार्शल आर्ट की जानकार सिटुपिंग ने बहुत खून खराबा देखा था और कई हत्याओं और आगजनी की घटनाओं में खुद भी हिस्सा लिया था। भला वह एक कंकाल को देखकर कैसे डर सकती थी? लेकिन जुजुबे जंगल की भयावह प्रतिष्ठा, अंतहीन कोहरा, कड़ाके की ठंड और सबकी धड़कनें तेज होने से वह चीख पड़ी। यानमिंग जुशी और बाकी लोग रुक गए और एक पल के लिए इंतजार किया, लेकिन कंकाल ने कोई हरकत नहीं की। तभी उन्होंने अपनी चाल फिर से शुरू की। सिटुपिंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन बाकी लोगों ने उसे दोष नहीं दिया। ऐसे अनजान माहौल में किसी को भी भावनात्मक उथल-पुथल का सामना करना पड़ सकता है। उन सभी की भावनाएं एक जैसी थी। जैसे जैसे समूह जंगल में गहराई तक जाता गया, उन्हें मिलने वाले कंकालों की संख्या बढ़ती गई, यहाँ तक कि वे रास्ते में कई बार दिखाई दिए। उन्होंने उनसे बचने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़े। इनमें से कई मानव कंकाल थे, लेकिन विभिन्न जानवरों के कंकालों की संख्या उससे भी अधिक थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वर्षों से जानवर इस घने जंगल में भटकते रहे थे, अनजाने में इस अजीब और रहस्यमय स्थान में प्रवेश कर गए थे और फिर खो गए, बाहर निकलने में असमर्थ रहे, बिना किसी उद्देश्य के तब तक भटकते रहे जब तक कि थककर चूर नहीं हो गए और अंत में बेर के पेड़ों के नीचे पड़े पड़े दर्द से कराहते हुए मर गए। यह सोचकर समूह और भी सतर्क हो गया। जंगल की शक्ति का पता लगाने की उनकी प्रारंभिक इच्छा पूरी तरह से त्याग दी गई। ये लोग, जिन्हें उनके बड़ों ने उनकी सावधानी और अटूट संकल्प के लिए चुना था, केवल जिज्ञासा के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। घना जंगल अंतहीन सा लग रहा था। काफी देर चलने के बाद भी नजारा एक जैसा ही रहा। अगर रास्ते में अलग अलग कंकाल न दिखते, तो हर कोई सोचता कि वे रास्ता भटक गए हैं। सौभाग्य से रास्ते में उन्हें कोई खतरा नहीं मिला, इसलिए वे शांत हो गए और बस आगे बढ़ते रहना चाहते थे ताकि वे जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकल सकें। इतने लंबे समय तक चुपचाप चलते चलते स्थानीय ताकतवर सिटुपिंग के मन में कई विचार उमड़ने लगे। शायद यही कहावत थी, शांति से बेचैनी बढ़ती है। उसे नहीं पता था कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, लेकिन सिटुपिंग का दिमाग तेजी से चल रहा था। दुष्ट बाघ गिरोह का अड्डा लुझेन में था और स्टोनमैन पीक भी उनके इलाके में ही था। हालांकि उन्हें 5 क्लॉ पीक के खतरे के बारे में पहले से पता था, लेकिन उन्हें वहां जाने का रास्ता नहीं पता था, इसलिए उस जगह की रखवाली करना व्यर्थ था। अब जब उन्हें रास्ता पता चल गया है, तो क्या यह जगह उनका अड्डा नहीं बन जाएगी? हालांकि बाकी 4 ताकतें उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वे इस गुप्त जगह का क्या करेंगे? या बेकार हो जाने पर उसे मोहरे की तरफ फेंक दिया जाएगा? उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। सिटुपिंग जब बेचैन और असमंजस में थी, तभी अचानक उसका पैर एक पेड़ की जड़ से टकरा गया और वह दाईं ओर गिर पड़ी। संयोग से वे दोनों पेड़ों के किनारे के बहुत करीब चल रहे थे। जैसे ही सिटुपिंग ने अपना संतुलन खोया, उसने तुरंत खुद को संभाला, हवा में ही पैर पटका और मजबूती से जमीन पर उतर गई। हालांकि वह पेड़ों के किनारे से थोड़ा हटकर एक बेर के पेड़ के पास गिरी थी। इस अचानक हुई घटना से सब लोग रुक गए। यान मिंग जुशी, मां शियांगयांग और वेन वेनहाई सभी सिटुपिंग की ओर देखने लगे। मां शियांगयांग ने जमीन पर पड़ी पेड़ की जड़ पर नजर डाली, उसकी आंखों में एक विचारशील भाव था। सभी ने सिटुपिंग के पेड़ के नीचे से उतरने का इंतजार किया और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़े। लेकिन तभी एक अजीब दृश्य सामने आया।
सिटुपिंग मुड़ी और चारों ओर देखा। उसकी निगाहें सब पर ऐसे घूम रही थी मानो उसने उन्हें देखा ही न हो। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। उसने अपने आसपास फिर से देखा, एक कदम आगे बढ़ाया लेकिन फिर रुक गई। कोई भी असामान्य हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। सिटुपिंग के होठों की हरकत बदल गई, मानो वह सबको पुकार रहा हो, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सका। यह देखकर यानमिंग जुशी ने तुरंत टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए सिटुपिंग से कहा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अगर सुन सकते हो तो सिर हिलाओ। सिटुपिंग का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह चावल चुगते चूजे की तरह बार बार सिर हिलाने लगा। फिर यानमिंग जुशी ने कहा, बाईं ओर मुड़ो और मेरे निर्देशों को सुनो। जब मैं रुकने को कहूं तो रुक जाओ। सिटुपिंग ने फिर से सिर हिलाया। यानमिंग जुशी के निर्देशानुसार भीड़ की ओर मुंह किया और उनकी ओर चल पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि केवल 4-5 कदम चलने के बाद ही सिटुपिंग 2 पेड़ों के बीच उस जगह पर पहुंच गया जहां भीड़ थी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने भीड़ को देख लिया। यानमिंग जुशी ने सिटुपिंग से यह नहीं पूछा कि वह क्यों गिरा, बल्कि पूछा, अभी तुमने क्या देखा? सिटुपिंग ने दबी हुई घबराहट के साथ कहा, जब मैं उठा तो आसपास का इलाका अभी भी पहले जैसे ही बेर के पेड़ों से भरा था। कोई फर्क नहीं था, बस मुझे आप कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने जोर से आवाज लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अगर आपने मुझसे बात न की होती तो मैं फिर से आसपास देखने की तैयारी कर रहा होता। यानमिंग जुशी सोच में पड़कर भौहें सिकोड़ने लगे। वहीं माँ शियांगयांग मुस्कुराते हुए सितुपिंग से बोले, मुख्य सितु, चलते समय सावधान रहें। एक भी लापरवाही भरा कदम आपकी जान ले सकता है और लुझेन की महान नींव किसी और के हाथों में चली जाएगी। अपना ध्यान रखें। सितुपिंग ने सिर झुकाकर कहा, युवा स्वामी माँ, मैं समझ गया। मैं सावधान रहूंगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सभी और भी सतर्क होते गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह घना जंगल उतना शांत नहीं था जितना दिखता था। अगर उन्होंने कोई गलती की और अंदर फंस गए, तो उनकी जान चली जाएगी। सिटुपिंग को इस बात का पता नहीं था कि पिछली बातचीत से बाकी लोग जानते थे कि चिल्लाना बेकार है। वे केवल टेलीपैथी का उपयोग कर सकते थे, जो एक गहन मार्शल आर्ट है और हर किसी के पास नहीं होती। इसके अलावा दूसरों पर निर्भर रहना अधिक सावधानी बरतने से बेहतर नहीं था। लगभग 4-5 अगरबत्तियों के बराबर चलने के बाद रास्ते में पड़ी सफेद हड्डियों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई और कोहरा छंटने लगा, जिससे संकेत मिला कि वे घने जंगल के किनारे के करीब पहुंच रहे हैं। तभी दूर से एक प्रकाश दिखाई दिया। साधु यानमिंग ने मंत्रोच्चार का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक समूह का नेतृत्व किया। कोई दुर्घटना नहीं हुई। अंतिम वृक्ष को पार करने के बाद समूह सुरक्षित रूप से जंगल से बाहर निकल गया और वहां पहुंचते ही उन्हें एक मनमोहक दृश्य दिखाई दिया। उनके सामने एक गर्म वसंत ऋतु जैसा शांत स्थान फैला हुआ था। भूमि बहुत बड़ी नहीं थी, जिसके केंद्र में एक बड़ी झील थी, जिससे सफेद धुंध उठ रही थी। झील के किनारे एक छोटा पत्थर का घर था और घर के चारों ओर वनस्पतियों से भरे कई खेत थे, हालांकि वे दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। लेमैन यानमिंग के नेतृत्व में सभी लोग उस स्थान में प्रवेश कर गए, जहां सैकड़ों वर्षों से कोई नहीं गया था। यानमिंग जुशी ने सभी से कहा, पुस्तिका के अनुसार गुप्त स्थान में प्रवेश करने के बाद कोई खतरा नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत होकर घूम सकते हैं। हालांकि सुरक्षा के लिए मेरा सुझाव है कि आप सभी एक साथ चलें और मेरा अनुसरण करें। फिर वह झील की ओर चल पड़ा। जब सब लोग झील के किनारे पहुंचे तो उन्हें गर्मी की एक लहर महसूस हुई और पानी की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे।
यानमिंग जुशी नीचे बैठ गया और पहले पानी में एक टहनी डाली। कुछ भी असामान्य न देखकर वह सोचने लगा कि पानी का तापमान कैसे पता लगाया जाए। टैन वो आगे बढ़ा, अपनी जेब से एक अंडा निकाला और शर्माते हुए बोला, मुझे कच्चे अंडे पीना पसंद है और कल के कुछ अंडे बचे हुए थे। पानी का तापमान जांचने का यह अच्छा मौका है। फिर उसने अंडे को कपड़े में लपेटकर झील में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसने अंडा बाहर निकाला। वाकई वह पक गया था। इससे पानी में उतरकर जांच करने की सबकी इच्छा शांत हो गई। ऐसा लगता है कि यहाँ का तापमान बाहर के तापमान से काफी अलग है, जिसका संबंध निश्चित रूप से इस झील से है। समूह झील के किनारे किनारे चलते हुए एकमात्र पत्थर के घर की ओर बढ़ा। संभवतः वहीं उन्हें वह खजाना मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने झील के चारों ओर आधा चक्कर लगाया, लेकिन उन्हें कोई जानवर नहीं दिखा और न ही कोई खतरा महसूस हुआ, जिससे उन्हें राहत मिली। ऐसा प्रतीत हुआ कि मालिक की वसीयत झूठी नहीं थी। पत्थर के घर के चारों ओर कई औषधीय जड़ी बूटियों के खेत थे, जिनमें से अधिकांश वहां के निवासियों के लिए अपरिचित थे। आखिर वे किसी विशेष संप्रदाय के वैद्य तो नहीं थे। यहाँ तक कि ज्ञानी यानमिंग जुशी भी कुछ ही जड़ी बूटियों को पहचानते थे, जैसे तियान की, पैनाक्स नोटोजिनसिंग, जिनसिंग, एट्रेक्टाइलोड्स मैक्रोसेफला और सुनहरा सूरजमुखी। ये जड़ी बूटियां, जो अन्य जगहों पर आम थी, यहाँ बेहद कीमती थी। सीधे शब्दों में कहें तो वहाँ 300 साल या उससे अधिक समय तक उगने वाली कोई भी जड़ी बूटी अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हो जाती। अन्य अज्ञात जड़ी बूटियों की तो बात ही छोड़िए, जो शायद समय के साथ लुप्त हो गई हों। पत्थर के घर के अंदर जो कुछ भी हो, इन बगीचों में उगने वाली जड़ी बूटियां ही किसी भी संप्रदाय के लिए अनमोल खजाना होती। सभी लोग इन कीमती वस्तुओं को लालसा भरी निगाहों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि इन्हें वापस कैसे लाया जाए। यानमिंग जुशी ने माथे पर शिकन डालकर सबसे कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ इतनी कीमती औषधीय जड़ी बूटियां उगेंगी। यह हमारी उम्मीदों से परे है। वैसे हमें नहीं पता कि इन्हें बाहर कैसे ले जाएं। चलिए पहले पत्थर के घर चलते हैं और बाहर आकर कुछ न कुछ उपाय ढूंढ लेंगे। वैसे भी इन जड़ी बूटियों के पैर नहीं होते, ये भाग नहीं सकती। इतनी ईर्ष्या मत करो। सभी मुस्कुराए और यानमिंग जुशी के पीछे पीछे पत्थर के घर की ओर चल पड़े। यह एक बहुत ही साधारण पत्थर का मकान था, इतना साधारण कि इसमें दरवाजा ही नहीं था। यानमिंग जुशी खाली दरवाजे तक गए, लेकिन अंदर जाने में हिचकिचाए। हालांकि किताब में साफ साफ लिखा था कि यहाँ अब कोई जाल या तंत्र नहीं है, फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने एक पल सोचा, जमीन से एक पत्थर उठाया और अंदर फेंक दिया। उन्होंने ध्यान से सुना, केवल पत्थर के जमीन पर गिरने की आवाज आई और कुछ नहीं। तभी यानमिंग जुशी हाथ में कटार लिए पत्थर के मकान में दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी आ गए। बाहर से देखने पर पत्थर का मकान छोटा लगता था, लेकिन अंदर जाते ही सबको पता चला कि यह वास्तव में काफी बड़ा था, किसी बड़े हॉल जैसा, न कि उस बैठक कक्ष जैसा जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उम्मीदों के विपरीत, लंबे समय तक वीरान रहने के बावजूद हॉल पर धूल की मोटी परत नहीं जमी थी। दरअसल दरवाजे न होने और अच्छी हवादार व्यवस्था के कारण अंदर धूल की कोई गंध नहीं थी। मुख्य हॉल के ठीक सामने एक चिकनी, खाली दीवार थी, जिससे यह आभास होता था कि कभी यहाँ चित्र या भेंट रखी जाती रही होगी। दीवार के नीचे एक लंबी मेज और एक चौकोर मेज थी। लंबी मेज पर एक धूपदान रखा था और उससे कुछ दूरी पर एक छोटा, सपाट, चौकोर बक्सा था। लंबी मेज के नीचे वाली मेज पर 4 चौकोर ब्रोकेड के बक्से थे,
जो देखने में प्राचीन लग रहे थे और जिन पर बने पैटर्न अब नहीं दिखते। चौकोर मेज के दोनों ओर 3 कुर्सियां अनायास ही रखी थीं, प्रत्येक पर एक तकिया था। समूह के बाईं ओर दीवार थी, जो एक छेद के अलावा खाली थी, संभवतः वह एक खिड़की थी। दाईं ओर की दीवार पर 3 चित्र टंगे थे। एक में ब्रोकेड वस्त्र पहने एक व्यक्ति को चाकू पकड़े घोड़े पर सवार दिखाया गया था। दूसरे में सफेद वस्त्र पहने एक विद्वान को कमर पर तलवार लिए आराम से चलते हुए दिखाया गया था, और तीसरे में एक महिला को सफेद घूंघट में चेहरा ढके, सुंदर आकृति वाली, एक लंबा चाबुक पकड़े एक छोटे पुल के किनारे खड़ी दिखाया गया था। समय के साथ साथ क्षरण होने के कारण तीनों चित्र काफी धुंधले हो गए हैं, और चूंकि उनमें कोई लेखन नहीं है, इसलिए उनका अर्थ स्पष्ट नहीं है, और किसी के लिए भी यह निर्धारित करना असंभव है कि उनमें एक हाथ वाले तलवारबाज को चित्रित किया गया है या नहीं। अध्याय 15 खजाने। हॉल का जायजा लेने के बाद सबका ध्यान मेज पर रखे 4 जटाधारी बक्सों और लंबी मेज पर रखे एक चपटे बक्से पर गया। सभी जानते थे कि इनमें उनके मिशन की कुंजी छिपी है, इस गुप्त स्थान का खजाना। हालांकि सबके मन में कुछ शंकाएं थी। यह कितना अजीब संयोग था कि इस बार 4 शक्तियां आई थी, और मेज पर 4 सूती कपड़े के डिब्बे भी रखे थे। अगर घने जंगल में एक शक्ति गायब हो गई होती, या अगर 3 शक्तियां आई होतीं, तो क्या मेज पर एक सूती कपड़ा कम होता? ये सब उनके मन में उठने वाले विचार थे। ये डिब्बे यहाँ 300 साल से भी ज्यादा समय से रखे थे, तो ये अचानक गायब होकर फिर से प्रकट कैसे हो सकते थे? यानमिंग जुशी चौकोर मेज के पास पहुंचते हुए सतर्क रहा। उसने तुरंत डिब्बा उठाने के बजाय चारों ओर से सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। पहले उसने अपनी कटार से कुर्सी पर हल्के से प्रहार किया, जिससे प्रार्थना के तकिए भी जमीन पर गिर गए। फिर उसने कटार से जरीदार डिब्बे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं पाया। फिर भी संतुष्ट न होकर वह दाईं ओर की दीवार के पास गया और 3 चित्रों को देखा, लेकिन उसमें भी कोई यंत्र नहीं मिला। तभी वह मेज पर लौटा और सबसे कहा, लगता है यहाँ कोई यंत्र नहीं है। आप लोगों का क्या विचार है? गुप्त लोक में प्रवेश करने के बाद से शेष लोग गुरु यानमिंग का अनुसरण कर रहे थे। मुख्य हॉल में पहुंचकर वे सब स्थिर खड़े हो गए। हालांकि मार्शल आर्ट की दुनिया में प्राचीन काल से ही फॉर्मेशन मौजूद थे, लेकिन उनके समय तक वे लगभग किंवदंती मात्र रह गए थे। फॉर्मेशन के कुछ ही विशेषज्ञ होने का दावा करने वाले लोग मात्र शब्दों के धनी थे। किसी ने भी किसी फॉर्मेशन विशेषज्ञ को केवल कुछ बांस की पट्टियों और पत्थरों का उपयोग करके किसी को फंसाते हुए नहीं सुना था। पूरे बेर के जंगल से बने फॉर्मेशन की तो बात ही छोड़ दें। यह स्पष्ट रूप से सैकड़ों वर्ष पुरानी कोई भव्य योजना थी। सभी लोग पहले से ही बहुत प्रभावित थे और गुरु यानमिंग के निर्देशों का पालन करते हुए लंबे समय से उनके मार्गदर्शन में चल रहे थे। इसलिए जब उन्होंने सुझाव मांगे, तो वे भला कैसे आपत्ति कर सकते थे? सभी ने सहमति में सिर हिलाया। यानमिंग जुशी उनके रवैये से बहुत संतुष्ट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, मार्शल की दुनिया एक अनिश्चित जगह है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना अच्छा है। आपको हॉल में इधर उधर देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कहीं कोई और तंत्र तो नहीं है। यह आपके लिए अवसर हो सकता है। अगर आपको कुछ भी मिलता है, तो यह आपके लिए फायदेमंद होगा। सबने एक दूसरे को देखा और फिर हॉल के अलग अलग हिस्सों में देखने के लिए चले गए। कुछ लोगों को लगा कि यानमिंग जुशी का कोई गुप्त मकसद तो नहीं था। क्या वो जटाओं के बक्सों को बदलना चाहता था? हालांकि हॉल इतना बड़ा नहीं था, सब देख सकते थे कि वो क्या कर रहा है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। शायद बड़े को वाकई छोटों की परवाह थी। वैसे भी इधर उधर देखने में कोई हर्ज नहीं था।
उन्होंने देखते ही देखते तलाशी पूरी कर ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि हॉल में छिपा खजाना बस ये कुछ बक्से ही थे। सभी के लौट आने पर यानमिंग जुशी ने गला साफ करते हुए कहा, पूर्व समझौते के अनुसार हमारे चारों गुटों में से प्रत्येक एक जकूजी का डिब्बा चुन सकता है। हालांकि चीफ सिटू दुष्ट बाघ गिरोह से संबंधित है, लेकिन उन्हें युवा नायक मां के गुट का हिस्सा माना जाना चाहिए, न कि एक अलग गुट। क्या चीफ सिटू को कोई आपत्ति है? सिटू पिंग ने शांत भाव से कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, उसने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की, उसकी जान दूसरों ने बचाई थी। यानमिंग जुशी ने आगे कहा, फिर जिस क्रम में आपने चमड़ा पकड़ा है, उसी क्रम में और नक्शे के अनुसार बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए बक्से उठाए। आपको जो भी मिलेगा वह भाग्य पर निर्भर है। इतना कहकर वह मेज के एक किनारे खड़ा हो गया। आदेश के अनुसार सबसे पहले संदूक लेने वाला मिस्टी सेक्ट का सदस्य होना चाहिए। वेन वेनहाई ने एक पल सोचा, फिर आगे बढ़कर मेज पर रखे चारों जटाधारी संदूकों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। वे सभी एक जैसे थे, उनमें कोई अंतर नहीं था और सभी पर धूल की एक परत जमी हुई थी, जिससे पता चलता था कि वे काफी समय से वहीं रखे हुए थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने बाईं ओर से दूसरा संदूक उठाया। जैसे ही वह उसे खोलकर अंदर देखने वाला था, यानमिंग जुशी ने उसे रोकते हुए कहा, इन संदूकों में खजाने जरूर होंगे और ये ठीक 4 हैं। सबको कुछ ना कुछ लाभ होगा, लेकिन हर संदूक की सामग्री एक जैसी नहीं हो सकती, उनमें अंतर हो सकता है। अगर सबको पता चल जाए कि अंदर क्या है, तो वे लालची हो सकते हैं। क्यों न हम सब इसे गुप्त रखें और संदूकों को यही न खोलें, बल्कि जाने के बाद योजना बनाएं? सभी ने सहमति में सिर हिलाया और वेन वेनहाई ने जई के डिब्बे को अपनी जेब में रखा और उसे वापस उसकी मूल जगह पर रख दिया। इसके बाद वान जियानफेंग और मां शियांगयांग आए, फिर यानमिंग जुशी और अंत में टैन वू ने आखिरी जई का डिब्बा उठाया। किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सबने बस उसे अपनी जेबों में रख लिया। वितरण पूरा होने के बाद सबकी निगाहें दूर लंबी मेज पर रखे उस चपटे बक्से पर टिक गईं। यानमिंग जुशी लंबी मेज के दूसरे छोर तक गया, डिब्बा उठाया और पाया कि वह काफी सख्त और भारी था। गौर से देखने पर पता चला कि वह एक ही पत्थर से तराशा गया था। उसमें खजाना होने का आभास था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसे मेज पर क्यों नहीं रखा गया, बल्कि लंबी मेज के दूसरे छोर पर क्यों फेंक दिया गया। यानमिंग जुशी मेज के पास गए, डिब्बा सबको दिखाया और फिर उसे मेज पर रख दिया। उन्होंने चुपचाप सबकी ओर देखते हुए कहा, इस कमरे में बस यही एक डिब्बा बचा है। इसे बराबर बांटना नामुमकिन है। क्या हम पहले की तरह पत्थर कागज कैंची खेलकर तय करें कि यह किसे मिलेगा? वे एक दूसरे को देखने लगे, मानो उन्हें यह बात हास्यास्पद लग रही हो। युद्ध कला के ये लोग इतने महत्वपूर्ण मामले का फैसला करने के लिए बच्चों के खेल का सहारा ले रहे थे। लेकिन इस सौम्य दृष्टिकोण के बिना इतने बहुमूल्य खजाने को पाने से कौन पीछे हटता? यह कहना मुश्किल था कि अंततः इस संघर्ष से किसे लाभ होगा। सभी को केवल मौन स्वीकार करना पड़ा। इसी क्षण मां जियांगयांग ने कहा, वरिष्ठ, मेरे पास एक सुझाव है। यानमिंग जुशी ने आश्चर्य रहित भाव से कहा, युवा स्वामी मां, कृपया खुलकर बोलें। मां शियांगयांग ने कहा, हम सभी पत्थर कागज कैंची वाली विधि पर सहमत हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जिसे भी यह डिब्बा मिले, कृपया इसे खोलकर हमें दिखाएं कि इसके अंदर क्या है। आप सभी क्या सोचते हैं? कुछ देर सोचने के बाद यानमिंग जुशी ने सहमति में सिर हिलाया। बाकी सब भी यही सोच रहे थे, लौटने पर उन्हें अपने खजानों के बारे में पता चल जाएगा।
लेकिन इस बक्से में जो कुछ है वह शायद उनका न हो, इसलिए उन्हें इसे जरूर देख लेना चाहिए। फिर यानमिंग जुशी ने रॉक पेपर कैंची खेल का क्रम उसी क्रम में व्यवस्थित किया, जैसा कि उन्होंने रेशमी डिब्बा लेते समय किया था। पियाओ मियाओ संप्रदाय और वान जियानफेंग एक समूह में थे, और यानमिंग जुशी और तान परिवार दूसरे समूह में थे। मिस्टी सेक्ट के वेन वेनहाई और जू किंग ने एक दूसरे को देखा। वेन वेनहाई ने जू किंग को हौसला बढ़ाने वाली मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर शर्मिंदगी भी झलक रही थी। जू किंग आगे बढ़ी और चौकोर मेज के पास आईं। केवल वही जानती थी कि उनके बड़े भाई इतने शर्मिंदा क्यों दिख रहे थे। बचपन से उनके साथ यह पत्थर कागज कैंची का खेल खेलने वाला और हर बार हारने वाला कोई भी व्यक्ति इस खेल का जिक्र होते ही शर्मिंदा हो जाता। वान जियानफेंग के साथ केवल मां शियांगयांग ही थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें सिटुपिंग को आगे आने देने में सहज महसूस नहीं हुआ। वास्तव में अगर उन्हें सिटुपिंग को पत्थर कागज कैंची खेलने की अनुमति भी देनी होती, तो भी चीफ सिटू ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। दोनों को पास आते देख यानमिंग जुशी ने कहा, पत्थर कागज कैंची के खेल के नियम हैं। कैंची कागज को हराती है, कागज पत्थर को हराता है, और पत्थर कैंची को हराता है। खेल शुरू करने से पहले हम सभी को आंखों पर बांधने के लिए रेशमी दुपट्टा देंगे। जब मैं 3 तक गिनूंगा तो सभी एक साथ अपनी गेंदें फेंकेंगे। फिर हम दुपट्टा हटा देंगे और देखेंगे कि कौन जीता और कौन हारा। पहले दौर में जू किंग और मां शियांगयांग दोनों ने कैंची चुनी। दूसरे दौर में भी जू किंग ने कैंची ही चुनी, लेकिन मां शियांगयांग ने कागज चुना। जब मां शियांगयांग ने दूसरी बार अपना दुपट्टा उतारा तो वह खेत से पीछे हट गया। यानमिंग जुशी और टैन वेन के बीच का मुकाबला एक ही राउंड में तय हो गया। यानमिंग जुशी पत्थर थे और टैन वेन कैंची। अंतिम दौर निर्णायक था। यानमिंग जुशी ने कुछ देर सोचा, फिर सिटुपिंग को इशारा किया कि वह खुद और जू किंग की आंखों पर पट्टी बांध ले। मां शियांगयांग ने 3 तक गिनती गिनकर कैंची चुनी, तो उसने पट्टी हटाई और पाया कि जू किंग ने भी कैंची ही चुनी थी। उसने जू किंग की आंखों पर दोबारा पट्टी बांधी, थोड़ी देर सोचा और 3 तक गिनती गिनकर फिर से कैंची चुनी, लेकिन इस बार भी उसने पाया कि उसकी प्रतिद्वंदी ने भी कैंची ही चुनी थी। वह दंग रह गया। दरअसल यानमिंग जुशी के इस खेल का प्रस्ताव रखने के पीछे कुछ और ही मकसद था। वह बचपन से ही पत्थर कागज कैंची और जुआ जैसे कई तरह के हुनर में माहिर था और हारने से ज्यादा जीतता था। हालांकि अपने व्यापक अनुभव के कारण उसकी मार्शल आर्ट की कला अभी चरम पर नहीं पहुंची थी। इस अहम मौके पर यह जानकर कि उसकी प्रतिद्वंदी भी एक माहिर है, वह चौंक गया और भी गंभीर हो गया। लेकिन तीसरे दौर में यानमिंग जुशी ने कागज चुना, जबकि महिला योद्धा जू किंग ने बिना किसी बदलाव के कैंची ही चुनी। जैसे ही यानमिंग जुशी ने आंखों पर बंधी पट्टी हटाई, वह मन ही मन आ भरे बिना नहीं रह सका, मैंने खुद को फंसा लिया है। काश मुझे पता होता कि यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है। जू किंग के उत्साहित चेहरे को नजरअंदाज करते हुए वेन वेनहाई ने डिब्बा उठाया और उसे खोलने ही वाला था कि यानमिंग जुशी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, इसे मेज पर रखो और दूर से अपनी तलवार से खोलकर देखो, कहीं कोई जाल न हो। वेन वेनहाई ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था और उसे मेज पर रख दिया। उसने अपनी तलवार की नोक से डिब्बे पर कई बार वार किया, लेकिन ढक्कन नहीं मिला। उसने डिब्बा फिर से उठाया और ध्यान से देखा, तो पाया कि वह वास्तव में सीलबंद था। उसने पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। बाकी लोग भी उसे नहीं खोल पाए। यानमिंग जुशी ने भी एक खंजर उठाया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में
वेन वेनहाई की नजरों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए उसने वास्तव में अपने खंजर से डिब्बे पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई निशान तक नहीं पड़ा। अंततः उसे समझ में आ गया कि उस डिब्बे को लंबी मेज के एक छोर पर इतनी दूर क्यों फेंक दिया गया था। उसने लापरवाही से उसे वेन वेनहाई को लौटा दिया, जिसने सावधानीपूर्वक डिब्बे को अपनी जेब में रख लिया। हॉल को खाली देखकर सबका ध्यान जड़ी बूटी के बगीचे की ओर चला गया। यानमिंग जुशी सबको जड़ी बूटी के बगीचे में ले गया और बोला, आपकी तैयारी अपर्याप्त है और हमें नहीं पता कि हम और जड़ी बूटियां ले सकते हैं या नहीं। मेरा सुझाव है कि इस बार हम कुछ पकी हुई, संरक्षित की जा सकने वाली जड़ी बूटियां लें। कुल 4 गुच्छे, प्रत्येक गुट के लिए 1 गुच्छा। बीजों और रोपण के बारे में हम बाद में चर्चा करके निर्णय ले सकते हैं। आप सब क्या सोचते हैं? किसी ने आपत्ति नहीं जताई। फिर आम आदमी यानमिंग के नेतृत्व में उन्होंने जड़ी बूटियों को एक-एक करके इकट्ठा किया। प्रत्येक प्रकार की परिपक्व औषधीय जड़ी बूटी के 4-4 भाग लिए, उन्हें 4 पैकेटों में पैक किया और प्रत्येक व्यक्ति को एक-एक पैकेट वितरित किया। अंत में मास्टर यानमिंग ने सभी से कहा, चूंकि हममें से किसी के पास अवसर नहीं है, इसलिए हम केवल जड़ी बूटी के बगीचे में ही सांत्वना पा सकते हैं। हमने अभी जो जड़ी बूटियां तोड़ी हैं, वे हमारे अपने संप्रदायों के लिए थी। अब से हममें से प्रत्येक को अपने लिए केवल 3 पकी हुई जड़ी बूटियां तोड़ने की अनुमति है। बोलने के बाद लेमैन यानमिंग ने सभी को एक बार फिर औषधीय खेतों में घुमाया और उनकी आवश्यकतानुसार जड़ी बूटियां एकत्र करने को कहा। वास्तव में सभी ने समान जड़ी बूटियों को पहचाना, जिनमें अधिकतर जिनसिंग, हेशोवु, तियानची और सैकड़ों वर्ष पुरानी पर्वतीय जड़ी बूटियां थी। इन कार्यों को पूरा करने के बाद गुप्त स्थान में रोशनी काफी कम हो चुकी थी और बाहर शायद दोपहर हो चुकी थी। तभी सबको बाहर निकलने की याद आई। अंदर आने में ही काफी समय लग गया था, तो बाहर निकलते निकलते कहीं रात न हो जाए। साधु यानमिंग मुस्कुराए और सबको आश्वस्त करते हुए बोले, बाहर निकलने के लिए हमें बस कोई जगह ढूंढनी है। सीधे चलते रहिए, हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आसमान को देखकर लगता है कि अब निकलने का समय हो गया है। चलिए अब चलते हैं। यह कहने के बाद सभी ने अपने अपने पैकेट उठाए और यानमिंग जुशी के पीछे पीछे बेर के बाग के बीच में स्थित 2 बेर के पेड़ों के पास गए और सीधे आगे बढ़ गए। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि जैसे ही वे बेर के बाग में दाखिल हुए, एक सांप जैसी आकृति वाले राक्षस का सिर भयानक रूप से गर्म झील से निकला, एक पल के लिए उनके रास्ते को घूरा और फिर पानी में वापस चला गया, जिससे सतह पर केवल लहरें ही रह गईं।